हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और हाई कोर्ट के डिक्टेशन के साथ में फिर हम तैयार हैं, जिसके अंदर आपको फिर से मैं हाई कोर्ट से संबंधित अक्षरों का आपको अभ्यास कराऊंगा। और ये शब्द अब हर रोज़ रूटीन में आने वाले हैं, क्योंकि ये शब्द हाई कोर्ट से संबंधित ऐसे शब्द हैं जो कि परीक्षा में आने की ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संभावना रहती है। तो इन शब्दों का अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। इस डिक्टेशन को लिखने के बाद में आपको कंप्यूटर पर बैठकर इसका हिंदी अनुवाद अवश्य करना है, ताकि आप अपनी गलतियों को पहचान सके एवं अक्षरों को समझने में आपको कितना टाइम लगता है, इस चीज़ पे आप गौर कर सकें। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 156(3) के अधीन उपबंधों का यदा कदा ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका तब तक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कुछ अप्रायिक व असाधारण यथा न्याय की हानि न हो, जिसमें पुलिस को मामले को रजिस्ट्री करने के लिए निर्देश करना आवश्यक हो। ऐसे आवेदन मात्र इस आधार पर मंजूर नहीं किए जाने चाहिए कि विधि उन्हें परिवाद फाइल करने का वैकल्पिक उपचार प्रदान करती है, और इसलिए सामान्यतया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के उपबंधों का आश्रय लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए। अतः निर्देश का इस रीति में उत्तर दिया जाता है कि मजिस्ट्रेट इस बात के लिए आबद्ध नहीं है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन मंजूर करे, और ऐसी कोई विधिक आज्ञा भी नहीं है। वह अपने विवेक से आवेदन मंजूर कर सकता है और मंजूर करने से इनकार भी कर सकता है। निर्देश के दूसरे बिंदु का इस रीति में उत्तर दिया जाता है कि मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन किसी आवेदन को परिवाद के रूप में मानने का विवेकाधिकार प्राप्त है। पैरा। अगला विवादक जो विचार के लिए कहा जाता है यह है कि क्या मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन किसी आवेदन को परिवाद के रूप में मान सकता है। मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन किसी आवेदन को परिवाद के रूप में मानने का प्राधिकार प्राप्त है। यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन किसी आवेदन का परिवाद के रूप में नहीं मान सकता। यहाँ तक कि दूरस्थ अस्पष्ट निर्वचन भी ऐसा
निष्कर्ष निकालने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा। पैरा। प्रथम अपीलार्थी सुसंगत समय में जब अभिकथित रूप में अपराध कारित किया गया था तो वह दुबई में था, चूंकि दूसरे वहन पत्र और विनिमय पत्र तैयार किए गए थे और दुबई स्थित अमीरात नेशनल बैंक में पेश किए गए थे और संदाय भी दुबई में अमीरात नेशनल बैंक में ही प्राप्त किया गया था। इसलिए कूट रचना और छल का अभिकथित अपराध भारत के बाहर कारित किए गए थे। क्या ऐसा है? क्या इन अभिकथनों के आधार पर षड्यंत्र या छल या कूट रचना के अपराध को भारत के बाहर कारित किया गया कहा जा सकता है? दांडिक अपराधों के बारे में राज्योत्तर मूल विधि का उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 4 में किया गया है और जांच और विचारण करने की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 में अंतर्विष्ट है। इन धाराओं का प्रभाव यह है कि देश के बाहर भारत के किसी नागरिक द्वारा कारित किया गया कोई अपराध भारत में कारित किया गया समझा जाता है। तथापि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के परंतुक में यह निर्देश देते हुए किसी अनपेक्षित परेशानी के विरुद्ध संरक्षण की बाबत AIR के लिए सुरक्षोपाय का उपबंध है कि इस अध्याय की पश्चातवर्ती धाराओं में से किसी धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भारत में किसी अपराध के संबंध में जांच या विचारण नहीं किया जाएगा सिवाय केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के। ये थी आज की डिक्टेशन और इसको आप कंप्यूटर पर बैठकर हिंदी अनुवाद कीजिए और जो भी गलतियाँ आपने की है उसका सही ढंग से मिलान कीजिए। धन्यवाद।